हेलो गाइस। आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाले चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर में वही टॉपिक्स उठाए गए हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। नीट 2026 में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे होप करते हैं इन्हीं सब टॉपिक्स के आसपास ही आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो सॉलिड टॉपिक्स उठा के लाए गए हैं तो उसको अच्छे से क्लियर करना ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले अच्छे से सारे टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे और ट्रिक्स का भी यूज़ कर करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आप कैसे क्वेश्चन कोई भी आए तो कैसे जल्दी आप कर पाएंगे उसमें। ठीक है, तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। पहला है टॉपिक लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, तो सबसे पहले ये सीखेंगे। तो इसको सीखने के लिए सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, NO2 माइनस। अब इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने को पूछेगा तो कैसे बनाओगे। तो सबसे पहले इसमें क्या करा जाता है, स्टेप वाइज चलेंगे। सबसे पहले निकालना होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है, क्या है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको निकालोगे तो नाइट्रोजन में होते हैं 7, ऑक्सीजन में होते हैं 8। तो 8 8 16, 16 7 कितना हो जाएगा, 16 7 हो जाएगा आपका 23, और 23 और 1 24 है ना। माइनस चार्ज है तो +1 कर दोगे ना, तो टोटल 24 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे जो कि टोटल है। फिर उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे कि कितने टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आपको पता हो नाइट्रोजन में क्या होता है, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आप तो 2,5 आता है ना। तो 5 जो है इसके आउटर वैलेंस में है तो वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो नाइट्रोजन में 5 आता है, ऑक्सीजन में 2,6 मतलब 6 आता है। तो 6 ऑक्सीजन का, 2 ऑक्सीजन है तो 12 और 5 नाइट्रोजन का जो है वो हो जाएगा 12 5 कितना 17, और एक माइनस का भी ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फिर अब क्या करते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है हम लोगों को। ये स्टेप वाइज करना है, पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालें, फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। अब हम लोग को निकालना है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है, क्या निकालना है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन में कुछ नहीं, टोटल इलेक्ट्रॉन जितने निकाल लें उसमें से माइनस कर दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, तो कितना आ जाएगा 24 माइनस 18। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब जितना भी शेयर्ड होता है उसको अगर हाफ कर दोगे तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकल आएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकालने के लिए क्या करोगे, जो शेयर्ड निकाले थे उसको डिवाइड कर दो 2 से। तो शेयर्ड कितना आया था, हम लोग का 6 आया था, 6 डिवाइड बाई 2 टोटल आ गया 3। तो टोटल 3 बॉन्ड्स होने वाले हैं NO2 माइनस स्ट्रक्चर में। ठीक है, ये हम लोग को पता चल गया। फिर उसके बाद पता करना है कि अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अनशेयर्ड को U से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या निकालना चाह रहे हैं, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन में माइनस कर दो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो आ जाएगा अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वैलेंस था 18 और माइनस शेयर्ड कितना निकाला 6, तो कितना अनशेयर्ड आ गया 12 इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड आ गया। और अगर लोन पेयर निकालने की बारी आई तो लोन पेयर का सीधा हो जाता है अनपेयर्ड, जो अनशेयर्ड है उसका हाफ कर दो। अनशेयर्ड कितना है 12 डिवाइड बाई 2, तो टोटल 6 नंबर ऑफ लोन पेयर आ जाएंगे, है ना। 3 बॉन्ड्स आएंगे, 6 लोन पेयर आएंगे। अब स्ट्रक्चर इन्हीं दोनों की मदद से स्ट्रक्चर बनाना है। क्या हो जाएगा NO2 माइनस का स्ट्रक्चर, अब देखिए एक नाइट्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है NO2 माइनस में। ठीक है, और इसमें क्या है कि 3 बॉन्ड आ रहे हैं, तो एक बॉन्ड यहाँ बनाया, 2 बॉन्ड यहाँ बनाएंगे, 3 बॉन्ड्स क्लियर हो गए। अब हम लोग को क्या बनाना है, 6 लोन पेयर बनाने हैं। तो 6 लोन पेयर में अब इसमें देखना है ऑक्टेट रूल के हिसाब से भी देखना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, तो देखिए 2 2 4 2 6 और 2 ये हो गए 8 8 हो गए ना इसके पास, इसका कंप्लीट हो गया। 2 2 4, अब ये 2 6 और 2 8, तो ये भी 8 कंप्लीट कर लिया। अब इधर देखिए 2 2 4 2 6, इसके पास 2 और होना चाहिए 8। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 लोन पेयर आ गए और ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसी को आप ऐसे भी बना सकते हैं, तो ये भी सही है, बट मोस्ट हम लोग को जो निकालना था वही निकालना था। ठीक है, तो हम लोग ने लेविस डॉट स्ट्रक्चर हम लोग ने बना लिया। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड टॉपिक पे आ गए हैं, फॉर्मल चार्ज। ठीक है, अब फॉर्मल चार्ज क्या होता है देखिएगा ध्यान से, फॉर्मल चार्ज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज को डिनोट करते हैं F.C, है ना, फॉर्मल चार्ज। इसका फॉर्मूला सीधा याद रखिएगा, V माइनस L माइनस हाफ इंटू एस। ठीक है, ये फॉर्मूला है जो कि हम लोग को यूज़ करना है। अभी इसका एप्लीकेशन देखेंगे फॉर्मूला का एक एग्जांपल लेके। ठीक है, और फॉर्मल चार्ज तो निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से, मगर एक स्टेटमेंट बहुत इसका इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा।
क्या है वो स्टेटमेंट? तो ये स्टेटमेंट रहा, वन विच हैज़ द स्मॉलेस्ट फॉर्मल चार्ज ऑन द एटम्स और जीरो फॉर्मल चार्ज ऑन द एटम इज मोर स्टेबल स्ट्रक्चर। मतलब कोई भी स्ट्रक्चर जो हम लोग लेविस डॉट वाला बनाते हैं, तो उसमें जिस भी एटम के पास कि तो स्मॉलेस्ट फॉर्मल चार्ज हो या फिर जीरो फॉर्मल चार्ज हो, तो वही वाला स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, समझ में आया? ये स्टेटमेंट आपको एज इट इज़ रटनी है, ये स्टेटमेंट बेस में पूछा जाता है तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब फॉर्मल चार्ज को ये फॉर्मूला के बारे में पढ़ते हैं, कैसे क्या मतलब है इसका, वी का मतलब क्या है, एल का मतलब क्या है, एस का मतलब क्या है। तो फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए वी होता है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम्स। अभी समझाते हैं इसका मतलब। ठीक, एल हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, जैसे कि लोन पेयर होते हैं जो, वही। एस क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना, जिसे बॉन्ड्स जो होते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल लेके एक समझाते हैं। एग्जांपल पहला है, ठीक है, इसी एक एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ओजोन मॉलिक्यूल है O3। ठीक है, तो O3 का स्ट्रक्चर कैसे होता है? अब फॉर्मल चार्ज आपको पीछे बनाना सिखाया है अभी, तो उसकी मदद से आप बना लीजिएगा। तो कुछ जब बनाएंगे तो आपका ऐसे आएगा। ठीक है, अब यहाँ आ जाएगा एक लोन पेयर, यहाँ इसके पास 2 लोन पेयर रहेंगे और इसके पास 3 लोन पेयर रहेंगे। ठीक है, एक लोन पेयर यहाँ, 2 लोन पेयर यहाँ, 3 लोन पेयर यहाँ और 3 बॉन्ड्स। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं फर्स्ट ऑक्सीजन आइटम, इसको सेकंड मान लेते हैं और इसको थर्ड मान लेते हैं। ठीक है, अब फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट वाले पे। ठीक है, तो फर्स्ट वाले पे कैलकुलेट करने पे तो ये वाला देखेंगे, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? V माइनस एल माइनस हाफ इंटू एस। तो V क्या है? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम। तो अब देखना है पहला वाला क्या है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? आप देखिएगा तो 2,6 आता था ना, तो 6 होंगे। ठीक है, माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? पहले वाले पे देखिएगा कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4, 2 ही, मतलब लोन पेयर कितने हैं? 2 लोन पेयर है ना, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 आ जाएगा, है ना। वी मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले वाले का ही, दो पहले वाले निकालने तो पहले वाले में वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एल मतलब हो गया जितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, और एस मतलब कितने वो बॉन्ड बना रहे हैं वो वाले इलेक्ट्रॉन। तो इसको हाफ इंटू एस करते हैं ना, तो एस क्या हो जाएगा? एक बॉन्ड बना है, 2 बॉन्ड बनाया, तो 2 बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लो इसको, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 6 आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले पे फॉर्मल चार्ज कितना आ गया? 0 आ गया पहले वाले ऑक्सीजन आइटम पे। दूसरे वाले ऑक्सीजन आइटम की बात करते हैं। अब देखिए निकालिए, जल्दी अब निकाल लेंगे आप। तो वी कितना? वी तो 6 ही रहने वाला है ना। एल कितना है? 2 ही तो है, माइनस हाफ इंटू एस। एस कितने हैं? 1 2 3 बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 3 से गया, तो 6 माइनस 5 तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके पास +1 का फॉर्मल चार्ज। ठीक है, अब तीसरे वाले की बात कर रहे हैं। तीसरा वाला ऑक्सीजन आइटम क्या कह रहा है? तीसरे वाले ऑक्सीजन पे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही होगा, है ना। और एल कितने हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, 6 माइनस हाफ ना, इंटू एस कितना है? एक ही बॉन्ड बना रहा है 2, तो ये कट ही गया, 0 हो गया, और ये इधर -1 आ जाएगा इसका, है ना। तो ये समझ में आया। तो पहले वाले ऑक्सीजन आइटम पे 0, दूसरे वाले पे +1, तीसरे वाले ऑक्सीजन आइटम पे -1। ये फॉर्मल चार्ज आया ओजोन मॉलिक्यूल के तीनों ऑक्सीजन के इंडिविजुअल आइटम्स में। ठीक है, फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट यही था इतना। अब तीसरा टॉपिक आता है रेडियस का ऑर्डर। तो केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में 3 प्रकार की रेडियस के बारे में बात की गई है, और तीनों का स्ट्रक्चर भी पूछ सकते हैं या फिर तीनों का ऑर्डर पूछ लेंगे कि कौन सी बड़ी होती है कौन सी छोटी होती है। तो ठीक है, तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर से पहचानना है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये वाला जो है, ठीक है, 2 रेडियस है और आपस में ये देखिए क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग दिख रहा है ना। इस टाइप की अगर रेडियस दिखे तो वहाँ पे सीधा आपको समझ लेना है कि वो कोवैलेंट रेडियस है। ठीक है, अगर आपको बाउंड्री टच करता हुआ दिखे तो उधर आप बोल देना कि मेटेलिक रेडियस है। ठीक है,
अगर आपको हल्का सा डिस्टेंस दिखे तब उसके बीच का रेडियस निकाला जा रहा है, तो आप बोल देना कि वो हो जाएगा वंडरवाल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वंडरवाल्स रेडियस। ठीक है, चलिए, तो अब इसमें पूछता है कि कौन सबसे बड़ा रेडियस है, कौन सबसे छोटा रेडियस है ना, तो ये तो समझ में आ जाएगा। तो देखिए मेटेलिक रेडियस का आपको अगर फॉर्मूला निकालना पड़े तो सीधा d/2 कर दो, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, ये केवल मेटेलिक रेडियस के लिए है। ठीक है, कोवेलेंट का भी यही हो जाएगा और इसमें भी यही हो जाएगा, बट डी की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, तो रेडियस में d/2, डी क्या है, सेंटर से डिस्टेंस की वैल्यू है, दोनों के बीच का सेंटर की वैल्यू जो होती है डिस्टेंस की। ठीक है, अब इनका ऑर्डर, अगर ऑर्डर की बात करें तो जो मेन पूछते हैं ऑर्डर ही पूछते हैं एग्जाम में, तो सबसे बड़ा इसमें रेडियस क्या दिख रहा है, वंडरवाल दिख रहा है, उससे छोटा मेटेलिक और सबसे छोटा कोवेलेंट, है ना। ये देखिए बाहर बाहर था, फिर टच हो गया, फिर अंदर घुस गया, तो छोटा होता चला गया ना, तो यही ऑर्डर हो जाता है। सबसे बड़ा कौन है, वंडरवाल्स रेडियस, उससे छोटा है मेटेलिक रेडियस, और सबसे छोटा कौन सा हो गया, कोवेलेंट। ठीक है, तो ये आपको ऑर्डर याद रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। इसमें पूछिए रिपल्सन इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या आता है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर या लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन किसका सबसे ज़्यादा होता है ना, तो सबसे ज़्यादा कौन रिपेल करता है, तो आपको ये हमेशा याद ही रहना चाहिए, लोन पेयर का रिपल्सन सबसे ज़्यादा, उससे कम होगा लोन पेयर का, और सबसे कम हो जाता है बॉन्ड पेयर का। ठीक है, ये आप जब VSC PR आप पढ़ते हैं तो वहाँ भी काम आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा क्या है, रिपल्सन किस में सबसे ज़्यादा हो रहा है, लोन पेयर में हो रहा है। कहीं पे भी दो लोन पेयर अगर आसपास दिख जाएँ एटम में बने हुए, तो उनके बीच का जो बॉन्ड होगा उसकी बॉन्डिंग ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि रिपल्सन ज़्यादा हो गया वहाँ पे, वही मतलब है। ठीक है, चलिए अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए हैं, डाइपोल मूवमेंट, है ना। तो डाइपोल मूवमेंट को डिनोट करते हैं म्यू से। ठीक, तो ये एक क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर वाला फॉर्मूला भी इसमें यूज़ हो जाएगा, है ना। क्या, μ1² प्लस μ2² प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। ठीक है, आपको थीटा की वैल्यू दी होगी, है ना, वहाँ से आपको निकालने का आ जाएगा। ये आपको जो क्वेश्चन वाली सीरीज़ में अगर आप ये देखेंगे, आपको क्वेश्चन वाली सीरीज़ अभी आएगी, इसके बाद ये वाले लेक्चर के बाद आप देख सकते हैं वो वाला वीडियो भी, है ना, मिल जाएगा आपको, 1-2 दिन में अपलोड कर दिया जाएगा वो भी। तो उसमें आप देखेंगे वो जो क्वेश्चन आपको कराएंगे ना, तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन एक डालेंगे कि ऐसा कैसे ये फॉर्मूला यूज़ होता है, तो वहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मगर ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वेक्टर क्वांटिटी है तो ऐसे यूज़ होता है। और डाइपोल मूवमेंट के कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होते हैं, म्यू बराबर Q इंटू डी। ठीक है, Q यहाँ पे क्या है, चार्ज है, और डी क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस है या बॉन्ड लेंथ कह लो। क्या है Q है चार्ज, और डी क्या है आपका, डी आ जाता है बॉन्ड लेंथ। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब चार्ज की यूनिट क्या हो सकती है कि, तो कूलाम्ब हो सकती है ना, या अगर CGS सिस्टम में देखेंगे तो ESU होती है, ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, है ना। और अगर ये CGS में लेंगे तो बॉन्ड लेंथ भी सेंटीमीटर में ले लेंगे। ठीक है, तो कुछ इंटर कन्वर्जन होते हैं वैल्यूज़ के, देखिएगा 1 × 10⁻18 ESU सेंटीमीटर अगर है तो ये 1 D के बराबर है। D क्या होता है यहाँ पे, डेबी कहते हैं उसको। ठीक है, DEBY डेबी। ठीक है, 1 D बराबर डेबी, तो 1 dB के इक्वल क्या है, 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। ठीक है, या 1 D किसके इक्वल और हो सकता है, 3.33 × 10⁻30 कूलाम्ब मीटर, है ना। ये आपका CGS सिस्टम में दे दिया गया, ये आपका SI सिस्टम में दे दिया गया। ठीक है, दोनों की वैल्यू एज इट इज़ पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये इतना याद होना चाहिए।
अब आ गए हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, VSEPR। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हम लोग को क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही आते हैं नीट में कि हाइब्रिडाइजेशन बताओ VSEPR से ही, और उसका स्ट्रक्चर कैसे पता है ना, स्ट्रक्चर क्या बना रहा है वो। तो VSEPR के अकॉर्डिंग ही डायरेक्ट पूछ लेते हैं। तो ये VSEPR आपको पढ़ना ज़रूरी है। VSEPR का फुल फॉर्म होता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। तो बेसिकली इसमें मोटा मोटा जो चीज़ मेन आएगी एग्जाम में वो आपको सीधा सिखाते हैं, है ना। अंदर की थ्योरी आप NCERT में देख सकते हैं, वो आपको पढ़ना ज़रूरी भी है। ठीक है, बट जो मेन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आता है वो आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले इसमें आपको क्या करना होता है, ये याद करने का तरीका है। आप ऐसे प्रैक्टिस करिएगा रफ कॉपी में तो आपको भी याद हो जाएगा। सबसे पहले आपको टाइप बनाना है, फिर हाइब्रिडाइजेशन बनाना है। ठीक है, ये एज इट इज़ ही टेबल बनानी है आपको। फिर इधर से स्ट्रक्चर पता लग जाएगा। ठीक है, और फिर इसको याद रखने के लिए एक निमोनिक आपको दे देंगे कि निमोनिक से कैसे आपको इसके स्ट्रक्चर याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये निमोनिक आपको बता दिया जाएगा, ये ट्रिक है ना, जिससे आपको सारे के सारे लर्न हो जाएंगे क्या स्ट्रक्चर। बट आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि टाइप क्या क्या है, कैसे आता है। तो देखिए टोटल 9 टाइप्स के हम लोग को पढ़ना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये पहले याद रखना है 9, है ना। अब इसको कैसे करते हैं, तो आपको लाइन से रटना है AB2E, AB3E, AB4E, AB5E, AB6E। 6E पे यहाँ पे रुक जाना है। फिर AB2E से चालू किया था तो अब AB2E2 रख दो यहाँ पे, AB2E2। ठीक है, अब E2 को E2 रहने दो, अब इधर AB3 कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे AB4 कर दो। ठीक है, अब वापस से लास्ट में क्या आ जाएगा, AB2E हो गया, AB2E2 हो गया, अब AB2E3 कर दो। ठीक है, फिर से देख लो। अब देखो A B और E का मतलब क्या है, पहले ये जान लो, है ना। तो A यहाँ पे है, A का मतलब है सेंट्रल एटम। ठीक है, अभी एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व कराएंगे कैसे A निकालना है, B निकालना है, ये 2 और 1 कहाँ से आ रहा है, ये सब, है ना। तो A क्या है, सेंट्रल एटम। B क्या है, B हो जाता है टर्मिनल एटम। ठीक है, और E क्या है, E हो जाएगा लोन पेयर्स। ठीक है, लोन पेयर से ना कि इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर है सीधा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। अब देखो कैसे बनाया है, टाइप कितने हैं, 9 प्रकार के टाइप हैं, AB2, AB3, AB4, AB5, AB6, 6 तक लेकर गए। फिर AB2E की जगह E2 कर दिया, AB2E2। फिर B को बढ़ाया, AB3, AB4, है ना। फिर उसके बाद B4 पे रुक के AB2E, E1 हो गया, E2 हो गया, अब E3 पे आ गए सीधा। ठीक है, तो ये आपको एज इट इज़ याद रखना है। अब हाइब्रिडाइजेशन के लिए भी जनरल एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है, देखिएगा क्या। हाइब्रिडाइजेशन में चालू करना है sp2, ये ऑर्डर में ही याद होना चाहिए तभी आप कर पाएंगे। फिर एक बढ़ाते जाओ, sp3, है ना, sp3d, sp3d2, sp3d3। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ से sp2 गायब कर दो और यहाँ से sp3d3 गायब कर दो और इतना वापस से रिपीट कर दो। ठीक है, क्या आ जाएगा, sp3, sp3d, sp3d2। ठीक है, यही आएगा। फिर ऊपर से अब sp3 भी गायब कर दो, क्या बचा, sp3d। बस यहाँ पे सीरीज रुक गई, है ना। कैसे किया, sp2 से चालू किया, बढ़ाते गए sp3d3 तक। फिर उसके बाद sp2 गायब किया और ये दोनों आखिरी के गायब कर दिए, ये 3 को नोट कर लिया, यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद क्या किया कि जो sp3 वाला था उसको भी गायब कर दिया, तो sp3d तो बचा, तो वो आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये जनरल ऐसे ऑर्डर में चलेंगे तभी आपको याद रह पाएगा। ये वाली सीरीज ऐसे याद कर ली, ये वाली याद कर ली। अब इसके बाद स्ट्रक्चर अभी जनरल लिख दे रहे हैं क्या क्या स्ट्रक्चर किसके क्या है। फिर उसके बाद निमोनिक से कैसे इसको रटना है वो आपको याद कराते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आपके सामने ये रहे, तो ये स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, बेंट पिरामिडल, सीशॉ, स्क्वायर पिरामिडल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, वी शेप, टी शेप, स्क्वायर प्लानर, लीनियर। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर्स हैं। तो अब इसको कैसे याद करेंगे कि किस AB2E का स्ट्रक्चर बेंट है और AB4E का सीसॉ है, तो ये कैसे याद करना बहुत टफ हो जाएगा ना। तो आपको ये अगर सीरीज में याद हो गया, जैसे मैंने आपको याद कराया, 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा तो याद में आ जाएगा, जैसे ये भी याद में आ जाएगा। ठीक है, तो बस ये स्ट्रक्चर को टफ होता पड़ता है, तो उसके लिए निमोनिक क्या है,
निमोनिक आप याद कर सकते हैं, निमोनिक जो मैंने बनाया था, मैं जो यूज़ करता हूँ क्या है, बैच पार्टनर शिवम सिंह द वेरी टाइट्स, टाइट्स है ना, लोअर। ठीक है, एक बैचमेट है जिसका नाम शिवम सिंह है, उसका लोअर जो पेन है बहुत टाइट है ना। तो ये उसका क्या आ गया, निमोनिक आ गया, किसका, इसका निकालने का। बस में तब भी एक चीज़ ध्यान ये देनी है कि जो एस वाले जितने भी है ना, देखिए एस वाला ये हो गया 1 2 3 है ना, तो उसको थोड़ा ये इंटरमिक्स ना हो जाए, तो आपको ये 3 अलग से रट ही लेना है, कौन सा पहले आता है कौन सा बाद में आता है ना, ये चीज़ आपको रटना पड़ेगा। सीसॉ पहले आएगा, बाद में स्क्वायर पिरामिडल और स्क्वायर प्लेनर सबसे लास्ट में। ठीक है, बाकी तो ये आपको काम आ ही जाएगा। बैच से बी से बेंट, पार्टनर पिरामिडल, शिवम से सीसा, सिंह से स्क्वायर पिरामिडल, द से डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, वी वेरी से वी शेप, टाइट से टी शेप, एस से स्क्वायर प्लानर, लोअर से लीनियर। ठीक है, तो याद हो जाएगा। अब आपको एक क्वेश्चन बताते हैं कि क्वेश्चन इसका आएगा तो आप कैसे अप्रोच करेंगे, उसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन इसका देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके एक क्वेश्चन दिया गया है XeF2, अब इसका पूछ लिया है हाइब्रिडाइजेशन बताओ और इसका ही स्ट्रक्चर भी बताओ, है ना, क्या होगा। तो VSEPR यूज किया जाएगा इसमें। तो क्या है, पहली बात तो देखो ये क्या है, सेंट्रल आइटम क्या है, ए मतलब एक ही है ना सेंट्रल आइटम, तो XE इसका सेंट्रल आइटम हो गया, और टर्मिनल कितने हैं, 2 हैं, तो B2 है ना। अब निकालना है कि लोन पेयर कितने हैं सेंट्रल आइटम पे, है ना। तो ये जो आपको ऊपर लोन पेयर लिखा गया था ना, तो लोन पेयर किस पे होते हैं, ऑन सेंट्रल आइटम। ठीक है, तो देखिए AB2 आ गया। अब ई कितना है, तो ई फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, देखिएगा ई को कैसे फाइंड करते हैं। तो देखो जेनॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर सेल पे 8 होते हैं, माइनस कर दो। फ्लोरीन पे 2 माइनस करना पड़ेगा, एक फ्लोरीन के लिए एक 1 और दूसरा एक और, है ना, 2 डिवाइड बाई 2 कर दो, सिंपल। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के माइनस वैलेंसी, ना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी होती है जो कि मतलब जितने वो बॉन्ड्स बना पाता है ना, तो फ्लोरीन एक बॉन्ड बना पाता है ना, तो 1 और 2 है फ्लोरीन, तो 2 हो गया, डिवाइड बाई 2 कर दिया, सीधा कितना आ गया 6/2 बराबर 3। समझ में आया, तो ये ई की वैल्यू निकल आई 3, तो AB2 E3 आ गया यहाँ पे। तो अब आपको याद करना पड़ेगा वो जो सीरीज़ कैसे है, AB2 AB3, तो AB2E AB3, अब इसमें ऐसे ऐसे करते AB2 E3 आ जाएगा, तो AB2 E3 तो आया है, तो AB2 E3 का क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन आ गया सीधा, क्या अब हम लोग निकाल सकते हैं आराम से। हाइब्रिडाइजेशन इसका हो गया sp3d, है ना, और इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर लीनियर हो जाएगा, लोअर, है ना, न्यूमेरिक से आपको याद हो जाएगा लीनियर। तो ये दोनों चीज़ फाइंड कर लिए, है ना सिंपल। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालना आप सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए, कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो उसकी ज्योमेट्री क्या होती है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन और उसकी ज्योमेट्री को क्या कहते हैं। ठीक है, तो अगर हाइब्रिडाइजेशन होता है SP, है ना, पहले लिख लो सर, SP2 हो सकता है, SP3 हो सकती है, SP3D हो सकती है, SP3D2 हो सकती है, DSP2 हो सकती है, SP3D3 हो सकती है, हाँ ये सब हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन में इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, लीनियर होती है ना। इस SP2 की हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। SP3 की हो जाएगी टेट्राहेड्रल, ठीक है। SP3D की हो जाएगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। SP3D2 की हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल, और DSP2 की हो जाएगी स्क्वायर प्लानर, और SP3D3 की हो जाएगी पेंटागोनल बाई पिरामिडल,
पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। तो ये आ गई आपकी हाइब्रिडाइजेशन। तो ये निकालते कैसे, ज्योमेट्री तो पता चल जाएगा, अगर ये पता हो जाए हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन हो, उसकी ज्योमेट्री आ जाएगी। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना जानते हैं, कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए जो सबसे सटीक तरीका है वो आपको हमेशा यूज़ करना चाहिए मैथमेटिकल फॉर्मूला, है ना। उससे निकालेंगे तो आपका हमेशा ही सही आएगा। स्ट्रक्चर से भी फाइंड किया जा सकता है, बॉन्ड से फाइंड हो जाता है, लोन पेयर नंबर काउंट करके, वो जो अलग ट्रिक है ना, वो सब कभी कभी फेल हो जाते हैं, मगर ये वाला तरीका हमेशा काम आएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कैसे मैथमेटिकल फॉर्मूला से हम लोग फाइंड करते हैं। तो ये फॉर्मूला रहा एल्गोरिथम टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। अगर सिंपल मॉलिक्यूल है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, या कटायन या अनायन है तो उसमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। फॉर्मूला क्या है, एक्स को फाइंड करना है हम लोगों को। उसका फॉर्मूला होता है एक्स बराबर एस ए प्लस हाफ जी माइनस वी, या अगर कटायन या अनायन है तो एस ए प्लस हाफ जी माइनस वी तक तो सेम रहेगा। अगर अनायन होगा तो प्लस ए कर देंगे, और कटायन होगा तो माइनस सी कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है, ऐसे क्या है, नंबर ऑफ टर्मिनल आइटम्स है टोटल, या सराउंडेड आइटम्स कह सकते हैं, है ना। जी क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल आइटम, और वी है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन टर्मिनल आइटम। ए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ अनायन। सी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कटायन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगाने के बाद कुछ वैल्यू आएगी नंबर्स में, तो वो एक्स की वैल्यू आएगी। तो एक्स की वैल्यू, जैसे एक्स की वैल्यू कुछ भी आई, जैसे मान लीजिए इसके लिए आएगी 2, तो 2 जैसे ही आई वैल्यू तो समझ जाना एक एस है और एक पी है। 3 आई तो एस पी 2 हो गया, 3 है ना टोटल ऑर्बिटल्स। 4 आई तो ऐसे ऐसे करके एंड सो ऑन आप करते चले जाएंगे, ठीक है। तो 3 1 4, ऐसे 3 4 5, 5 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये समझ में आएगा। अगर जैसे किसी का 3 आया एक्स की वैल्यू तो वो एस पी 2 हाइब्रिडाइजेशन होगा उसका, उसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर। तो अब आपको निकालना बताते हैं कि कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, ClO3 माइनस, ठीक है। क्या है एग्जांपल, ClO3 माइनस। अब उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन पहली बात तो किसके लिए निकाला जाता है, सेंट्रल एटम के लिए निकाला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्लोरीन पे क्या हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, ठीक है। तो अब देखें सराउंडेड आइटम्स कितने हैं, 3 है ना, क्लोरीन के पास 3 ऑक्सीजन सराउंडेड है, तो 3 हो गया ऐसे की वैल्यू। और क्लोरीन के जी की वैल्यू क्या होती थी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। तो क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 कॉमर्स मतलब करेंगे 7 आता था ना, क्योंकि हेलोजन से है। तो हेलोजन में जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। और फिर उसके बाद कि वी की वैल्यू क्या होगी। अब वी की वैल्यू आप देखेंगे तो एक ऑक्सीजन के लिए 2 होती है, 3 ऑक्सीजन है तो टोटल 6 आ गया ना। वैलेंसी तो बता रहा है टर्मिनल आइटम्स की, ऑक्सीजन के लिए 2 होती है तो 3 है ऑक्सीजन तो 6 हो गई। फिर उसके बाद नंबर ऑफ अनायन बताना है, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज अनायंस कितने हैं, टोटल 1 है, तो 1 लिख देंगे। बस ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज़ करना है। इसमें अनायन है तो अनायन यूज़ करेंगे, कटायन वाला सी वाला माइनस सी हटा देंगे। तो सीधा फॉर्मूला नोट कर लो, एक्स बराबर एस ए प्लस हाफ जी माइनस वी प्लस ए। ये फॉर्मूला बन गया अनायन के लिए, ठीक है। तो ऐसे की वैल्यू क्या है, 3 प्लस हाफ, जी की वैल्यू हो गई 7 माइनस 6 और प्लस 1, ठीक है। तो 7 प्लस 1 8, 8 माइनस 6 2 हो गया। तो 3 प्लस हाफ, 7 प्लस 1 8, 8 माइनस 6 2, तो 2 से 2 कट गया, तो 3 प्लस 1 कितना आ गया, 4। तो x की वैल्यू 4 कब आती है, x की वैल्यू 4 तब आती है जब हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, है ना। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया, ठीक है। या ज्योमेट्री पूछे तो क्या आ गया, टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पूछी जाएगी क्वेश्चन में, सिंपल है हाइब्रिडाइजेशन का, एक एग्जांपल बता दिया, इसी तरह आप सब कर सकते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है, MOT इसको कहते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच इज़ इन द ऑर्डर। तो इसको जब एक ऑर्डर बनते हैं, ठीक है, ऑर्बिटल्स के, ऑर्बिटल जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल या एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो एंटी बॉन्डिंग है होगा तो उसमें स्टार बना देते हैं, है ना, जैसे सिग्मा स्टार या पाई स्टार लिखा होगा वहाँ पे, है ना, तो वो एंटी बॉन्डिंग हो गया। और जहाँ पे केवल सिग्मा या पाई लिखा है तो वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ठीक है। तो उनके ऑर्डर्स होते हैं बॉन्ड्स के, उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन को हम लोग भरते हैं, तो वही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताती है।
तो अगर 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है तो ये ऑर्डर होता है कुछ इस प्रकार, सिग्मा 1s, फिर उसके बाद इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरा, फिर इधर आ गया सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px बराबर पाई 2py, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएंगे पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py, ठीक है। फिर उससे बाद में आ जाएंगे सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। तो ये ऑर्डर से भरते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बनना चालू करेंगे, पहले सिग्मा 1s में भरेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इधर, फिर 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, फिर इधर जब भरने आएंगे तो 1 इधर भरेंगे, 2 इधर भरेंगे, 1 2 3 4 ऐसे भरते हैं। मतलब पहले 1 इधर इलेक्ट्रॉन भरा, 1 इधर भरा, फिर इसके बाद दूसरा यहाँ भरेंगे, फिर इधर भरेंगे, ठीक है, ऐसे भरेंगे। फिर इसके बाद आ जाएंगे, फिर इसमें आ जाएंगे, फिर इसमें आ जाएंगे, ऐसे ऐसे करके भरेंगे, ठीक है। तो ये होता है जब 14 इलेक्ट्रॉन से कम मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, तब ऐसे भरेंगे। क्या हो अगर 14 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो या उससे कम हो, तो ये ऑर्डर में हल्का सा चेंज आ जाता है। क्या चेंज आता है, तो देखिएगा, ये जो आपको सिग्मा 2pz बाहर दिख रहा है ना, ये जो ब्रैकेट वाली चीज़ें हैं ना, इन दोनों के बाहर साइड चला गया है ये, है ना। अब क्या हो गया, जब 14 इलेक्ट्रॉन या 14 इलेक्ट्रॉन से कम होंगे तो यही चीज़ इन दोनों की ब्रैकेट के बीच में आ जाएगी, बस यही ऑर्डर का डिफरेंस होता है। क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर यहाँ पे ये नहीं आएगा, फिर इसकी जगह क्या आ जाएगा, पाई 2px बराबर पाई 2py। अब आ जाएगा सिग्मा 2pz, फिर आ जाएगा पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py, ठीक है, और सिग्मा 2pz स्टार, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये 14 इलेक्ट्रॉन से अगर ज़्यादा है तो ये ऑर्डर रहता है इलेक्ट्रॉन भरने का, और अगर 14 इलेक्ट्रॉन से कम या बराबर है तो ये वाला ऑर्डर रहता है। और डिफरेंस क्या है, सिग्मा 2pz का ही डिफरेंस है। इसमें सिग्मा 2pz बाहर है और इसमें सिग्मा 2pz इन दोनों ब्रैकेट वाले के अंदर आ जाता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं, अब इनका क्या रोल है ना, तो इनको क्या करते हैं ना, जब 14 इलेक्ट्रॉन जैसे क्या हो गया नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल, तो उससे पूछ लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए बेसिकली काम आएगा, ठीक है। आगे पढ़ेंगे जब बॉन्ड ऑर्डर वाला, तो उसमें निकालना आप सिखाएंगे कैसे निकालते हैं MOT से भी। तो पहले बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला आपको याद रखना है, हाफ NB माइनस NA, मतलब कि बॉन्डिंग वाले में जितने इलेक्ट्रॉन हो माइनस कर दो एंटी बॉन्डिंग वाले में जितने इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, और टोटल का हाफ कर दो तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है। अब पहचानेंगे कैसे कि कौन सा बॉन्डिंग है कौन सा एंटी बॉन्डिंग है, तो जिसमें स्टार लगा है बस उसको याद रखिए, जिसमें जिसमें स्टार लगा है वो एंटी बॉन्डिंग है, और जिसमें स्टार नहीं लगा है वो क्या है, बॉन्डिंग वाला है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। और एक चीज़, अगर बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने पे अगर पॉजिटिव आती है वैल्यू, ठीक है, तो वो तो स्टेबल मॉलिक्यूल हो जाएगा, ठीक है। बट अगर निगेटिव आती है या फिर जीरो आती है तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो स्टेबिलिटी के लिए भी ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है इंपॉर्टेंट। अगर बॉन्ड ऑर्डर आ जाती है क्या, पॉजिटिव आ गई तो कोई बात नहीं, अच्छा है, वो स्टेबल मॉलिक्यूल है, मगर नेगेटिव या जीरो आ गई तो अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, जो कि बनेगा ही नहीं मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी के बारे में भी कौन बताता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक बात। अब इधर ही बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग की बात हो ही रही है, तो आपको समझ लेना है कि ये क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है ना, कि आपको नोडल प्लेन पूछ लेंगे, ठीक है, तो आपको सीधा रटा होना चाहिए क्या होते हैं नोडल प्लेन, कितने होते हैं, है ना। अगर आपको पूछ रहे हैं सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, तो वहाँ हो जाएगा जीरो नोडल प्लेन, मतलब नो नोडल प्लेन। नोडल प्लेन बेसिकली होता क्या है, ऐसा प्लेन है ना जिधर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड की पाई जाने की टेंडेंसी जीरो होती है, ठीक है, वही चीज़ होती है। अब जैसे पूछ लें आपको
सिग्मा स्टार या बोल दें सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो कितने नोडल प्लेन हो जाएंगे? 1 नोडल प्लेन हो जाएंगे। ठीक है। अगर आपसे पूछ लें यहीं पे पाई है ना बॉन्डिंग ऑर्बिटल, तो वहाँ पे कितने हो जाएंगे? वहाँ भी 1 ही होंगे। ठीक है। अगर पूछ लें आपसे पाई एंटी बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, तो वहाँ पे कितने होते हैं नोडल प्लेन? वहाँ पे हो जाएंगे 2। तो ये आपको गिनतियाँ याद रखनी है कि किधर 0 नोडल प्लेन है, किस बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग में कितने प्लेन होते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए हैं, पोलराइजेशन। ठीक है। इसी में फेजांस रूल भी आता है इसी के अंदर। तो पोलराइजेशन में क्या पढ़ते हैं? पोलराइजेशन का मतलब ये है कि फिनोमिना ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ अनायन बाय अ कटायन इज नोन एज पोलराइजेशन। मतलब कि एक ये अनायन था, ठीक है, फिर उसके पास कटायन को ले जाया गया, फिर जो अनायन का शेप था ना वो हल्का सा बेकार हो गया, मतलब बदल गया, बिगड़ गया, है ना। तो वो जो फिनोमिना हुआ उसी को कहते हैं पोलराइजेशन। ठीक है। क्या लिखा है? फिनोमिना ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ अनायन, अनायन का डिफॉर्मेशन हुआ बाई कटायन का, ठीक, कटायन की वजह से, उसे क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। तो अब इसमें देखिए डिफॉर्मेशन ला कौन रहा है? कौन ला रहा है? कटायन ला रहा है ना। तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया? कटायन के पास क्या हो गई? पोलराइजिंग पावर हुई ना। ठीक। पोलराइजिंग पावर किसके पास हुई? कटायन के पास हुई, जो कि रहेगा पॉजिटिव वाला। निगेटिव वाला क्या है? अनायन है। तो किस पे हो रहा है पोलराइजेशन? जिस पे हो रहा है उसके पास क्या है? पोलराइजेबिलिटी है ना। तो आपसे पूछ ले पोलराइजिंग पावर किसकी अच्छी, तो कटायन देखेंगे। पोलराइजेबिलिटी किसकी अच्छी, तो अनायन देखेंगे। ठीक है। अब इधर ही फजांस रूल काम आता है। फजांस रूल क्या कहता है? सीधा आपको बोल दें कि फजांस रूल आपको क्या कहता है जनरल ऐसे, जितना छोटा कटायन या फिर जितना बड़ा अनायन उतना ही अच्छा पोलराइजेशन। पोलराइजेशन उतना अच्छा। ठीक है, समझ में आया? पोलराइजेशन उतना अच्छा, जितना छोटा कटायन जितना बड़ा अनायन उतना ही अच्छा पोलराइजेशन। ठीक है। तो पोलराइजेशन का मतलब समझ में आ गया आपको, और फेजांस रूल भी समझ में आ गया। तो फेजांस रूल क्या कहता है? फेजांस रूल जब भी आएगा तो आपको देखना है कि पोलराइजेशन या पोलराइजेबिलिटी किसी का भी दे देंगे, पूछ लेंगे पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर बताओ, तो कटायन के बारे में पूछ रहे हैं, तो कटायन क्या होना चाहिए? जितना छोटा कटायन होगा उतना ज़्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर होगी। या पूछेंगे पोलराइजेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, तो अनायन देखेंगे, अनायन क्या है? जितना बड़ा अनायन, तो बड़ा वाला अनायन जितना बड़ा होगा, अनायन का साइज देखेंगे, जैसे मान लो Cl माइनस, F माइनस, Br माइनस या I माइनस, तो I माइनस को लेंगे ना, क्योंकि उसका साइज सबसे बड़ा, तो उसके पास पोलराइजेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है। तो वही चीज़ लिखी जाती है। अब देखो इसके कुछ ऑर्डर्स हैं तो आपको बता दे रहे हैं कि पोलराइजिंग, वही जो मैंने बताया है ये फेजांस रूल, उसी का ही ऑर्डर ये ऐसे लिखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो चार्ज के दोनों प्रोपोर्शनल है, चाहे वो पोलराइजेबिलिटी हो चाहे वो पोलराइजिंग पावर हो। ठीक है। बस याद रखना है पोलराइजिंग पावर का तो रिलेशन किसका है? कटायन से है ना। पोलराइजिंग पावर चार्ज ऑन कटायन या फिर साइज, क्या बोला था? जितना छोटा कटायन, तो वही मतलब ना। अब इसके बाद पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी में भी चार्ज तो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट कौन सा चार्ज? अनायन वाला। ठीक है। साइज के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना बड़ा साइज उतना अच्छा पोलराइजेबिलिटी। ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब इसमें जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, बिना एग्जांपल के समझ नहीं आएगा। एग्जांपल क्या लिया गया है? एग्जांपल मान लेते हैं, ले लिया गया है लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड। ठीक है। अब इसमें सब में लिथियम तो कॉमन है,
बचा क्या, एफ माइनस है, इसमें सी एल माइनस है, बी आर माइनस है, आई माइनस है। अब इसमें क्या पूछना है आपको कि पोलराइजेशन किसकी ज़्यादा है ना। तो पोलराइजेशन किसकी ज़्यादा, फजान रूप से देखिए जितना बड़ा अनायन है ना, तो सबसे बड़ा अनायन आई माइनस होता है ना, तो ये ऑर्डर हो जाएगा किसकी, पोलराइजेबिलिटी की। ठीक है, फजान रूल जो बता रहा है ना, जितना छोटा कटायन जितना बड़ा अनायन वाली जो बात ये बोल रहा है, ये वहाँ भी फॉलो होता है कि कोवैलेंट कैरेक्टर भी उतना अच्छा होगा। ठीक है, ये वो भी चीज़ बता रहा है कि कोवैलेंट कैरेक्टर भी उतना अच्छा होगा। तो यहाँ भी जो ये ऑर्डर आया ना, कोवैलेंट कैरेक्टर का भी यही ऑर्डर होगा, एफ माइनस ज़्यादा आयनिक होता है, आई माइनस कम होता है। ठीक है, वही चीज़। ठीक है, अब एक और ऑर्डर ले लेते हैं एग्जाम्पल से। जैसे हो गया NaCl, MgCl2, AlCl3। ठीक है, तो अब इसमें देखिए Cl तो कॉमन हो गया, Na प्लस ले लिया, Mg+2 ले लिया, Al+3 ले लिया, है ना। अब इसमें साइज से तो अब देखिए इसमें क्या होना चाहिए, चार्ज से बताया जा सकता है ना, चार्ज की। अब देखिए कटायन की बात हो रही है, तो कटायन क्या है, पॉजिटिव चार्ज मतलब कटायन, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज की, चार्ज ऑन कटायन उतना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर, तो सबसे ज़्यादा किसके पास है, Al+3 के पास है ना। तो ये हो गया, तो ये क्या बता रहा है आपका, ये आपका बता दे रहा है पोलराइजेशन बता रहा है ना। तो ये पोलराइजेशन का ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो यहाँ चार्ज से निकाला, यहाँ साइज से निकाला, तो अलग अलग मेथड से निकाला जा सकता है। बेसिकली यही चीज़ें लगेंगी। अगर आपको पूछते हैं कि अगर आपको दे दिया जाए क्वेश्चन में, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको आया, पूछते हैं कि कोवैलेंट कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा, तो ऐसे आप पहले तो लिथियम कॉमन हो गया तो सबका आयन बना लेंगे, फिर जितना बड़ा अनायन उतना ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी, उतना ही ज़्यादा हो गया कोवैलेंट कैरेक्टर, है ना। इसी तरह चार्ज वाले में निकाल लेंगे। समझ में आया। चलिए अब टॉपिक पे आ गए हैं। नेक्स्ट बॉन्ड ऑर्डर निकालना है रेजोनेंस से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, या फिर ट्रिक यूज़ करके कैसे निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। देखिए, तो सबसे पहला वाला चालू करते हैं कि रेजोनेंस से हम लोग को कैसे निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्या, बॉन्ड ऑर्डर बराबर नंबर ऑफ बॉन्ड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला फॉर्मूला लगा के हम लोग निकाल सकते हैं क्या, बॉन्ड ऑर्डर। तो कैसे होता है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं आपसे समझाने के लिए, CO3 2-, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए। रेजोनेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर तो पता होना चाहिए ना। तो कार्बन डबल बॉन्ड O, ठीक है, 2 माइनस थे, 4 बॉन्ड होते हैं। ठीक है, सही बना है। फिर इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ आ जाए, या फिर एक बार डबल बॉन्ड यहाँ आ जाए। तो आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर कितने हो रहे हैं, 1 2 3, है ना। 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं इसके। और बॉन्ड्स कितने हैं टोटल नंबर ऑफ, तो एक किसी भी एक स्ट्रक्चर में देख सकते हैं 1 2 3 4। ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस से तो बॉन्ड्स की गिनती तो कम ज़्यादा होती नहीं है, तो 1 2 3 4 ही रहेंगे। तो बस बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू निकल आएगी। नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं टोटल 4, और टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 2 3। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.33, जो कि इसका क्या आ गया, बॉन्ड ऑर्डर। सिंपल है। अब आते हैं बॉन्ड ऑर्डर निकालना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से निकालने के लिए जैसे इसको सीधा एग्जांपल से ही समझते हैं। ले लिया गया है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है, N2। तो N2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स, 1 पे 7, दो मिला के 14 इलेक्ट्रॉन, हाँ, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें बताया गया था आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जब आपको पढ़ाई थी अभी, तो उसमें बताया था 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन हो, है ना। 14 या 14 से इलेक्ट्रॉन कम हो तो क्या कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करना था हम लोग को, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s,
सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई 2p(x) बराबर पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz, है ना। फिर उसके बाद आ जाएगा पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py, और फिर आ जाएगा लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। यही तो था, 14 इलेक्ट्रॉन हो या 14 से कम इलेक्ट्रॉन हो, है ना। किसके लिए है ये? इलेक्ट्रॉन की वैल्यू की तो 14 हो या 14 से कम हो, है ना। ये 14 है तो 14 के लिए ये वाली कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करना। अब 14 इलेक्ट्रॉन पे बनाओ तो देखो, इसमें 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px बराबर पाई 2py, इधर भी दो इधर भी दो, है ना। और फिर लास्ट में सिग्मा 2pz2, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता था? इसका बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी निकालने के लिए हाफ NB माइनस NA, ठीक है। बॉन्डिंग वाले में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? अब देखिए, बॉन्डिंग वाले में गिनते हैं, जिसमें स्टार नहीं हुआ वाले गिनो, 1 2 3 4 5, तो 5 और उसका सब में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 10 आ गया ना। तो हाफ 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 1 एंटी बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग, 2 ही है टोटल, इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएंगे, 4, तो 10 में 4 गए 6 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया बॉन्ड ऑर्डर? 3 आ गया। तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है? 3 आता है। इससे निकाला, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से निकाला, ठीक है। अब ट्रिक से निकालना सीखते हैं कि कैसे निकालते हैं, है ना। तो N2 ऊपर लिया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, तो वही N2 ले लिया कि आपको मतलब 3 आना चाहिए ना, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से भी 3 आया था, है ना। तो इसमें भी 3 आना चाहिए। तो ट्रिक से कैसे निकालेंगे? तो देखिए, ट्रिक इसकी सिंपल है, आप ध्यान से समझिएगा। टोटल इलेक्ट्रॉन पहले निकाल लो। तो N2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 14 होते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप ये है कि सबसे पहले -8 कर दो उसमें से, ठीक है, सीधा -8 आपको कर देना है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? 6 बचेंगे ना, ठीक है, ठीक बात। अब क्या करना होता है ना कि अब यही फॉर्मूला लगाना तो होता है, हाफ NB माइनस NA, बट इसको ट्रिक की वजह से कि जल्दी कर पाएँ तो कैसे करना होता है, देखिए। इसमें ये होता है कि 6 तक इलेक्ट्रॉन लेते हैं ए वाले हिस्से में, माइनस करते हैं B और डिवाइड कर देते हैं 2। ए में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रखते हैं और बी में 6 के बाद जितने भी बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, है ना, वो यहाँ पे रखेंगे बी पे, और उसको माइनस करने के बाद जितना आएगा उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे। अब इसमें तो बाय डिफ़ॉल्ट 6 ही आ रहा है, तो 6 और उसके बाद बढ़ तो रहे नहीं है, तो इसमें 0 ही रखेंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 3, तो सीधा बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट 6 ही आ रहा था, 7 होता तो यहाँ पे 1 होता, 6 माइनस 1 बाई 2 कर देते हैं। यहाँ 6 आ रहा था तो कोई बात ही नहीं। सबसे पहले स्टेप में 8 माइनस करना है, दूसरे स्टेप में A माइनस B बाई 2 करना है। ए में हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन रखने हैं, ठीक है, ये ट्रिक है। और 6 से ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो यहाँ रखना है, उसको टोटल डिवाइड करता है। अब इसमें सीखिएगा, इसमें 6 से ज़्यादा बचेंगे तो इसमें आ जाएगा। अब देखिए, O2 माइनस 2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 दूनी 16, 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन है टोटल, ठीक है। अब 18 में 8 माइनस करोगे कितना हो जाएगा? 10 आ जाएगा, है ना। अब इसमें भी करना क्या है? A माइनस B बाई 2, 8 दूनी 16, 16 में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ा 18, है ना। 18 में सबसे पहला स्टेप क्या किया? -8 किया तो 10 आ गया। अब 10 में से 6 इलेक्ट्रॉन तो ए ले जाएगा ना, तो 6 माइनस कितना बचा? 4 बचा, तो 4 बी के पास चला गया, डिवाइड बाई 2 कर दो। तो 6 माइनस 4 कितना होता है? 2 बाई 2, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 1 आता है इसका बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है O2 माइनस का। तो ये ट्रिक है, ठीक है, ये ट्रिक से आपको सॉल्व करने का बताया गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए हैं बॉन्डिंग पैरामीटर। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, ये सब पूछे जाते हैं। तो उसके जनरल पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट है। अगर बोला जाए कि बॉन्ड ऑर्डर, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना अच्छा बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, उतना ही मजबूत बॉन्ड। मतलब जैसे
सिंगल बॉन्ड ऑर्डर, डबल बॉन्ड ऑर्डर और ट्रिपल बॉन्ड ऑर्डर, है ना। तो ये तीनों बॉन्ड ऑर्डर हैं। तो इसमें 1 बॉन्ड ऑर्डर इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होती है? ट्रिपल बॉन्ड सबसे मजबूत हो गया ना। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ। और बॉन्ड लेंथ किसकी कम होती है? जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ है इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम, और सबसे लंबा सिंगल वाला, तो वही है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब बॉन्ड लेंथ की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होता है दो एटम के बीच में, उतना ही वो टाइटली बॉन्ड करता है ना, तो उतना ही दूरी कम होती है, तो बॉन्ड लेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। और एस कैरेक्टर के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, एस कैरेक्टर क्या होता है? जैसे एस पी हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसमें 50% एस कैरेक्टर है। ठीक है, SP2 में ऐसे ही वो 33% बचता है। तो ऐसे ऐसे परसेंटेज कम होता जाता है एस कैरेक्टर का। ठीक है, बॉन्ड एंगल की बात करें तो SP वाले हाइब्रिडाइजेशन, देखो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, जब हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है। तो क्या मतलब है इसका कि बॉन्ड एंगल SP का सबसे ज़्यादा होता है ना, 180 डिग्री, है ना। SP2 में 120 डिग्री हो जाता है, क्योंकि एस कैरेक्टर घटता जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर मतलब बॉन्ड एंगल भी घटता जाएगा, है ना। लोन, अब जैसे हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो लोन पेयर के हिसाब से देखेंगे, जितना अगर लोन पेयर होगा तो उतना ही बॉन्ड एंगल उसका कम होता चला जाएगा। जैसे एग्जांपल ने इसका, इस वाले का एग्जांपल अगर लेके समझें तो क्या होगा, जैसे एग्जांपल है CH4 NH3 और H2O। ठीक है, अब ये तीन है, तीनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तो बॉन्ड एंगल सेंट्रल एटम का क्या होगा? तो इसका ऑर्डर ये हो जाएगा कि CH4 का सबसे ज़्यादा होगा बॉन्ड एंगल, उससे कम NH3 का, उससे कम H2 होगा, क्योंकि लोन पेयर इसमें ज़्यादा है ना। लोन पेयर इसमें 2 है, इसमें एक लोन पेयर, इसमें एक भी नहीं है, तो इसमें एक भी लोन पेयर नहीं है, उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा। ठीक है, अब अगर मान लो हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो और लोन पेयर भी सेम हो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम से बॉन्ड एंगल निकालेंगे। कैसे समझते हैं इसका एग्जाम्पल से, जैसे कि NH3 PH3 ASH3 और SPH3। ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मिथ, एंटीमनी, आर्सेनिक एंटीमनी, हाँ ठीक है एंटीमनी है ना। तो ये 4 हो गए। तो इनमें क्या बताना है कि बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या होगा? तो इनमें भी बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या है कि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया, तीनों चारों का हाइब्रिडाइजेशन सेम आता है, लोन पेयर भी सब में सेम आएंगे। तो उस केस में सेंट्रल एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो सेंट्रल एटम क्या है? नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, बिस्मिथ, एंटीमनी है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा, तो उतना ही ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन, उससे कम फॉस्फोरस, उससे कम आर्सेनिक, उससे कम एंटीमनी। तो ये ऑर्डर हो जाएगा बॉन्ड एंगल का भी। ठीक है, अब मान लो कि सेंट्रल एटम भी सेम है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, लोन पेयर भी सेम है, तब बॉन्ड एंगल कैसे निकालेंगे? तो एग्जांपल लेके समझते हैं। OF2 OCl2 OBr2 OI2। ठीक है, तो इन चारों में हाइब्रिडाइजेशन सेम है। ठीक है, लोन पेयर भी सेम आएंगे और इनमें सेंट्रल एटम भी सेम है। तो अब क्या देखेंगे कि साइज देखेंगे बॉन्डिंग स्पीसीज की किसकी ज़्यादा है। तो बॉन्ड स्पीसीज क्या होगी? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सबसे ज़्यादा साइज किसका होता है? आयोडीन का होता है ना, तो बॉन्ड एंगल भी सबसे ज़्यादा आयोडीन का हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर से हम लोग फॉलो करते हैं कि सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, फिर लोन पेयर देखते हैं, फिर सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं, फिर अगर ये तीनों भी सेम हो जाते हैं तो साइज देख लेते हैं बॉन्डेड वाले एटम्स का, तो वहाँ से बॉन्ड एंगल का ऑर्डर निकल आता है। ठीक है, तो ये थे बॉन्ड पैरामीटर्स। अब आ गए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या लिखा गया है? इट इज़ अ काइंड ऑफ डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। हाइड्रोजन एटम्स फॉर्म्स अ ब्रिज बिटवीन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स holding one by a dipole bond and other by a electrostatic attraction. The electrostatic attraction is called hydrogen bond. मतलब ये कि हाइड्रोजन जो है दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे एक एटम है A इलेक्ट्रोनेगेटिव और B इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना, उन दोनों के बीच में एक हाइड्रोजन एटम एक ब्रिज बना दे, है ना, बॉन्ड का, उसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और उसमें भी एक डाइपोल बॉन्ड होगा और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा उसी को हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बॉन्डिंग बना दे और उसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला अट्रैक्शन हो उसी को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया थ्योरी पार्ट। अब कौन कौन से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है जो फॉर्म करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग? वो हो गया फ्लोरीन करता है, ऑक्सीजन करता है, नाइट्रोजन करता है। ठीक है, बट क्लोरीन जो है वो
नहीं करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरली, है ना। कुछ केस में करता है बट जनरली नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसका जो है ग्रेट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के बावजूद भी वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता। ग्रेट इलेक्ट्रोनेगेटिव है मगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा। क्यों? इसका रीज़न क्या है? लार्ज साइज ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन का लार्ज साइज होता है फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से, इस वजह से। ठीक है, तो कौन से केस में फिर ये क्लोरीन बना पाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? तो क्लोरीन जो बना पाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लिख लीजिएगा, ठीक है। एक होता है ऑर्थो क्लोरोफिनॉल, ठीक है। दूसरा है क्लोरल हाइड्राइड, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखेगी, ठीक है। क्लोरल हाइड्राइड क्या होता है? ऑर्थोक्लोरोफिनॉल तो पता ही है, ऑर्थोक्लोरोफिनॉल ये हो जाएगा ना, ये हो जाएगा फिनॉल आपका, ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है क्लोरीन की, है ना। बाकी क्लोरल हाइड्राइड क्या होता है? क्लोरल हाइड्राइड होता है CH3CCl2 CHO, ठीक है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है क्लोरीन की, ठीक है। तो ये हो गया। अब पढ़ते हैं इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, ठीक है। दो एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। अब जैसे एक वे ऑर्थो पोजीशन पे दिए हुए हैं और एक भी पैरा पोजीशन पे दिया हुआ है OH ग्रुप, है ना। तो अब इसमें कैसे निकालेंगे हम लोग कि कौन सा इंट्रामोलिकुलर है कौन सा इंटरमोलिकुलर है? तो सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें बनानी पड़ेगी। तो देखिए, सबसे पहले ऑर्थो वाले का देख रहे हैं, OH को अलग अलग कर दिया, ठीक है। यहाँ पे O दो इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में तो होगा, तो H को इधर साइड कर दे रहे हैं हम, है ना। तो ये H से बना लेगा, तो ये एक ये बॉन्डिंग दिख रही है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन आ गया, ये डाइपोल बॉन्ड था, है ना। एक तो ये दिख रहा है। दूसरा अगर इसका बनाने की कोशिश करें पैरा वाले का, ठीक है, तो इसमें कैसे आ जाएगा, है ना। तो अब इसमें कैसे फाइंड करेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो समझ में आ गई कैसे बनी, है ना। हाइड्रोजन से ही ऑक्सीजन को जोड़ना था, हाइड्रोजन से ही ऑक्सीजन को जोड़ना था, इस वाले से इस वाले को इससे, है ना। ये तो बना लिया। अब कैसे पता करना कि कौन सा इंट्रामोलिकुलर कौन सा इंटरमोलिकुलर है? तो उसमें से सिंपल सा एक लाइन आपको याद रखना है, इफ़ 5 और 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म, तो वहाँ पे क्या होगा? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, इंट्रामोलिकुलर होगा। कहाँ पे? जहाँ पे कि तो 5 या 6 मेंबर की रिंग बनती हो। तो अब देखिए रिंग से कैसे समझ में आ रहा है क्या रिंग बनना है। अब देखो इधर से गिनो, ये वाले पे देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मेटा पे बना दिया गया है ना, मेटा नहीं होना चाहिए था, यहाँ से बनाना चाहिए था। एक सेकेंड रुकिए, ये यहाँ पे O होता और ये नीचे ऐसे H चला जाता, ठीक है। तो अब देखो ये ऑर्थो पोजीशन थी ना, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसमें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। वापस से देखिएगा, फिर से बता दे रहे हैं ना, थोड़ा गोचे पुची हो गई है ना, ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए ऑर्थो पोजीशन पे था, तो ये इधर से और ये ऑर्थो पोजीशन ये हुई ना, तो यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर की रिंग बन रही है। तो 5 मेंबर या 6 मेंबर की रिंग बने तो क्या होगा? इंट्रामोलिकुलर। तो यहाँ पे ऑर्थो वाले पे क्या हो गया? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब इसमें देखिए पैरा वाले पे 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेंबर रिंग बनी, ना ही 5 है ना ही 6, तो क्या हो जाएगा?
इंटरमॉलिकुलर, ठीक है, इंटर है और ये इंट्रा है, ठीक है, तो ये चीज़ है। अब आता है एक और चीज़ में जनरल पूछ लेते हैं इंटर और इंट्रामॉलिकुलर में ही, कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछ लेंगे, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर अगर आपको पूछें तो याद रखिएगा इंटरमॉलिकुलर का ज़्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट इंट्रामॉलिकुलर से, बस इतना याद रखिएगा सीधा। सॉल्युबिलिटी का भी यही ऑर्डर होता है, ठीक है। हम लोग लेक्चर के लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, जो और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको पॉइंट में कर दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले रेजोनेंस एनर्जी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। रेजोनेंस एनर्जी का फॉर्मूला होता है एनर्जी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर माइनस एनर्जी ऑफ हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है। JIGT's फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है? मैग्नेटिक मूवमेंट का सीधा फॉर्मूला होता है √n+2, ठीक है। इसकी वैल्यू जो आती है, इसकी यूनिट होती है बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। ये BM पूछा जाता है। BM क्या है आपका? बोर्स मैग्नेटॉन, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है? ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है, याद रखना है आपको। और यहाँ पे n क्या है? इस वाले फॉर्मूले पे जो n होता है ये होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है ना, या फिर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है तो वो हो जाएगा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का, और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो है डायामैग्नेटिक, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब बेसिकली इसमें थोड़ा ट्रिक है कि जल्दी आपको कैसे कैलकुलेट करना हो। तो देखिए, अगर n की वैल्यू 1 आती है तो आप इस फॉर्मूले पे रखेंगे तो फॉर्मूले पे आ जाएगा √3, जिसकी वैल्यू होती है 1.732, ठीक है। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। बाकी और कोई भी n की वैल्यू है 2 से लेके कुछ भी वैल्यू हो रही है, ठीक है, तो इसमें आपको सिंपल क्या कर देना है ना, कि आपको जो मैग्नेटिक मूवमेंट है ना, ये इसको म्यू से डिनोट कर दो, म्यू भी बोल दो, है ना। वो डाइपोल मूवमेंट म्यू था तो ये म्यू भी बोल दो। तो म्यू बी की वैल्यू 1.732 जब होगा, मगर बाकी अगर कुछ भी है, जैसे मान लो 2 है n की वैल्यू, है ना, n की वैल्यू अगर 2 है तो यहाँ 2.9 कर देना सीधा, है ना, 2.9 के आसपास ही आएगी। या फिर n की वैल्यू अगर आपकी 3 है तो म्यू बी की वैल्यू आ जाएगी क्या, 3.9, आसपास ही आएगी, मतलब 3.8 बोल देंगे, 3.7 बोल देंगे, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। n की वैल्यू अगर 4 आ गई तो म्यू बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4.9, ठीक है, 0.9 कर देना है बस। उसके आसपास जो आंसर आपको दिख रहा होगा उसका सीधा आंसर होगा। बाकी 1 वाले में 1.732 एज इट इज़ आपको याद रखना है, क्योंकि √3 वैल्यू आएगी ना कैलकुलेट करने पे, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, म्यू बी क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। अब आयनिक कैरेक्टर पढ़ते हैं। आयनिक कैरेक्टर क्या होता है? आयनिक कैरेक्टर का सीधा फॉर्मूला है 16 डेल्टा प्लस 3.5 डेल्टा स्क्वायर, उसकी वैल्यू जो भी आएगी वही परसेंटेज में आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे डेल्टा क्या होता है? डेल्टा होता है इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस, ठीक है। मान लीजिए ए और बी है तो ए माइनस ई बी की जो वैल्यू आएगी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की, वही इधर रखेंगे, डेल्टा की वैल्यू के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस दो आइटम के बीच में जो भी आएगा वो डेल्टा की वैल्यू होगी, तो 16 इंटू डैट वैल्यू प्लस 3.5 इंटू डैट वैल्यू का होल स्क्वायर। तो जो भी वैल्यू आएगी, अगर जितनी भी वैल्यू आती है, ठीक है, अगर वो क्या होता है वो कि ये वैल्यू तो आ जाएगी, है ना, तो ये आयनिक कैरेक्टर की वैल्यू आ जाएगी, है ना। जितनी भी वैल्यू आएगी तो ये आयनिक कैरेक्टर बताएगा, समझ में आया। तो उतना ही परसेंट उसमें आयनिक कैरेक्टर होगा, है ना। ये तो आयनिक कैरेक्टर जान लिया। अब एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ना, किसके लिए? इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस के लिए, इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस के लिए, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस क्या हो, 1.7 से लेस हो तो वो होता है कोवेलेंट, ठीक है। अगर 1.7 के बराबर हो, है ना, सेम लिख दो, है ना, 1.7 के इक्वल हो या सेम हो 1.7 के, तो क्या हो जाएगा, तब वैल्यू हो जाएगी ये 50% आयनिक बोल देंगे, या फिर 50% कोवेलेंट बोल दो। 1.7 से अगर ज़्यादा है तो ये आयनिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है, इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस अगर ए और बी बॉन्ड बना रहे हैं आपस में और इन दोनों में इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस की वैल्यू 1.7 से कम आ रही है तो कोवेलेंट कैरेक्टर है इसमें।
1.7 के बराबर आ रही है तो 50% आयनिक है, 50% कोवेलेंट है, और 1.7 से अगर ज़्यादा आ रही है तो आयनिक है। ठीक है, बट तब भी याद रखिए कि आयनिक अगर बोल रहे हैं तो 100% आयनिक नहीं होगा, कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। ठीक है, तो जितने भी कंपाउंड पाए जाते हैं कोई 100% ना ही आयनिक होता है ना ही 100% कोवेलेंट होता है, उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर होता है। ठीक है, ये भी थ्योरेटिकल में पूछा जा सकता है। पॉइंट नंबर डी, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, सो आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है ना वो रेडिएट कर रहा होता है। मतलब जैसे इधर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना है तो इधर 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 ये इक्वल ऐसे रेडिएट कर रहा है, कोई इसकी डायरेक्शन नहीं, वो चारों तरफ फैल रही है। ठीक है, तो नॉन डायरेक्शनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में इक्वल अट्रैक्शन दे रहा है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड डू नॉट है मॉलिकुलर फॉर्मूला, उनके पास कोई मॉलिकुलर फॉर्मूला नहीं होता, उनके पास सीधा एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, यानी कंपाउंड के पास मॉलिकुलर फॉर्मूला नहीं होता है। एसेसन रीजन में आ सकता है आपके लिए। ठीक है, अब आते हैं लैटिस इंथैल्पी पे। लैटिस इंथैल्पी बोल लो या एनर्जी बोल लो, है ना, इसका सिंपल सब एग्जाम में ऑर्डर पूछते हैं। तो लैटिस इंथैल्पी का जो ऑर्डर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है साइज के। ठीक है, याद रखिएगा, ऑर्डर में आएगा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल साइज कर देना। या फिर लैटिस इंथैल्पी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव है तो निगेटिव चार्ज। ठीक है, अगर साइज और चार्ज दोनों दिख रहे होंगे तो हम लोग किसको प्रियोरिटी देंगे, सबसे पहले तो चार्ज को प्रियोरिटी देंगे। ठीक है, चार्ज विल डोमिनेट, फिर ऑर्डर निकाल लेंगे। समझ में आया। फिर कंडीशन ऑफ सॉल्युबिलिटी आयनिक कंपाउंड इन वाटर, आयनिक कंपाउंड की वाटर में सॉल्युबिलिटी की क्या कंडीशन होनी चाहिए। कंडीशन ये है कि जब हाइड्रेशन इंथैल्पी ग्रेटर देन हो जाए किससे, लैटिस इंथैल्पी के, तब वो आयनिक कंपाउंड क्या हो जाएगा, वो वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड के इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है हेड ऑन ओवरलैपिंग से। ठीक है, याद रखिएगा। पाई बॉन्ड की अगर पूछे तो क्या होता है, वो लेटरल ओवरलैपिंग होती है उधर। ठीक है, कहीं पे अगर हेड ऑन ओवरलैपिंग दिख जाए तो वो पाई बॉन्ड बना रहा है, अगर लेटरल ओवरलैपिंग दिख जाए या साइड वाइज ओवरलैपिंग दिख जाए तो क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड कौन फॉर्म करता है, ये देखिए, सिग्मा बॉन्ड कौन फॉर्म करता है, एस एस के बीच में होता है, एस पी के बीच में होता है ना, और पी पी के बीच में अगर ये प्रकार की ओवरलैपिंग हो रही है तो वहाँ पे पाई बॉन्ड है, सॉरी सिग्मा बॉन्ड है ना। सिग्मा बॉन्ड क्या है, एस एस के बीच में, एस पी के बीच में, पी पी के बीच में ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, मगर जो पाई बॉन्डिंग होता है, पाई बॉन्ड में एक चीज़ याद रखना है कि वहाँ पे एस ऑर्बिटल का कोई भी रोल नहीं होता है। ठीक है, अगर एस ऑर्बिटल कोई ओवरलैपिंग कर रहा है तो वहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि ग्रेटर दी ओवरलैपिंग, ठीक है, स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड, जितनी अच्छी ओवरलैपिंग उतना ही अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। अब आपको क्या पढ़ना है, स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो ये एस 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 पी पी में ये सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी होती है, तो सबसे ज़्यादा होती है एस एस की, उससे कम एस पी की, और सबसे कम पी पी की। ठीक है, याद रखिएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की अगर बात करें, ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन एटम, जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जब फॉर्म होता है तो उसमें 1 पी पी एक्सियल बॉन्ड बना रहा होता है। ठीक है, जो कि सिग्मा बॉन्ड है, और इसमें 1 साइड वाइज बॉन्ड बन रहा होता है, किसका, पी पी का ही। तो वो कौन सा होता है, वो पाई बॉन्ड होता है। तो एक सिग्मा एक पाई मतलब डबल बॉन्ड होता है ना। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और एक और चीज़ याद रखनी है कि जो पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल से कितने ऑर्बिटल हो जाते हैं, पी एक्स होता है, पी वाई होता है ना,
पी ऑर्बिटल में क्या क्या होता है, पी एक्स होता है, पी वाई होता है और पी जेड होता है ना, ये तीन होते हैं। तो इन तीनों में केवल पी जेड वाला जो है ये सिग्मा बॉन्ड बना हुआ होता है, बाकी ये दोनों जो होते हैं, ठीक है, दिख रहा है, हाँ, पी एक्स और पी वाई ये दोनों क्या होता है, पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अब डी ऑर्बिटल्स के बारे में बात करते हैं। तो डी ऑर्बिटल्स में तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, तो उसमें कौन सा डी वाला ऑर्बिटल जो है हाइब्रिडाइजेशन में काम आ रहा है, तो उसमें जो डी ऑर्बिटल जो इन्वॉल्व होता है वो होता है आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला, ठीक है, याद रखिएगा। dsp2 में कौन सा वाला इन्वॉल्व होता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में, और sp3d2 में कौन से दो ऑर्बिटल जो डी के इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक होता है डी जेड स्क्वायर, एक होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कौन सा किस में इन्वॉल्व हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब इसमें एक एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं, ठीक है, कौन सा एग्जाम्पल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन का एक एग्जाम्पल है, कौन सा, PCl5। इसका आप हाइब्रिडाइजेशन पीछे निकालना आपको सिखाया है, आप निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, 5 प्लस हाफ, 5 माइनस 5 करेंगे तो 5 तो कट ही जाएगा, 5 बचेगा तो 3 4 5 है ना, एक्स की वैल्यू 5 आ जाएगी। आप समझ पा रहे होंगे, पीछे आपको पढ़ा है। तो इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो इसमें जो डी वाला ऑर्बिटल कौन सा इन्वॉल्व होना है, इसमें भी जो डी वाला ऑर्बिटल इन्वॉल्व होना है sp3d में, इसमें ऊपर नहीं लिखा है, इसमें याद रखिएगा, इधर लिख दे रहे हैं, चलो ऊपर, sp3d में जो डी वाला ऑर्बिटल जो इन्वॉल्व होता है वो होता है डी जेड स्क्वायर, ठीक है, तो इसमें डी जेड स्क्वायर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब sp3d वाला जो एग्जांपल है PCl5, उसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे गए हैं, ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो PCl5 में जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है sp3d हाइब्रिडाइजेशन में डी का, वो है 3d स्क्वायर, है ना, डी जेड स्क्वायर आपको ऊपर ही बताया था, ठीक है। उसमें दो प्रकार के बॉन्ड होते हैं इनके स्ट्रक्चर में, PCl5 के, एक्सियल बॉन्ड होता है, इक्वेटोरियल बॉन्ड होता है, जिसमें साइज़ को देखें तो एक्सियल बॉन्ड की साइज़ ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि जो इक्वेटोरियल बॉन्ड होता है वो इसमें रिपल्सन ला देता है एक्सियल बॉन्ड पे, तो रिपल्सन की वजह से वो बढ़ जाता है बॉन्ड, है ना, फ्रॉम इक्वेटोरियल बॉन्ड से रिपल्सन आने के कारण, ये इसका रीज़न है, एक्सियल बॉन्ड क्यों ग्रेटर होता है साइज़ में। नंबर ऑफ प्लानर आइटम्स कितने हैं PCl5 में, जो एक ही प्लेन में पाए जाएंगे वो है 4, ठीक है। PCl5 जो है बहुत ही रिएक्टिव होता है और सॉलिड स्टेट में वो एग्जिस्ट करता है PCl4 प्लस और PCl6 माइनस आयन में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये याद करना है आपको PCl5 के बारे में। अब ये लास्ट पॉइंट है बॉन्ड ऑर्डर का, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर के कुछ एक्सेप्शन है, CO प्लस, है ना, इसका क्या आता है बॉन्ड ऑर्डर 3.5। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना ट्रिक से भी या कोई भी मेथड से, तो इसका एज इट इज़ नहीं आता है इसका, तो ये इसका जब निकालेंगे तो समथिंग 2.5 आता है जब कैलकुलेट करेंगे। आप चलो आपको दिखा देते हैं कैलकुलेट करके। CO प्लस ट्रिक से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो CO प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6, और 8 6 14, 14 में 1 गए 13, है ना, 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल 8 माइनस कर दिया, 13 में 8 गए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा करीब 5, है ना। तो A माइनस B/2 करना है, A पे तो 6 तक इलेक्ट्रॉन रखते हैं तो 5 ही है, तो 5 माइनस 0/2 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2.5 तो आएगा। तो ये कैलकुलेट करने पे 2.5 आ रहा है, जो कि गलत है, आता क्या है इसका एक्चुअल क्या है 3.5, तो याद रखना है CO प्लस का 3.5 ये एक्सेप्शन है, और बेंजीन का 1.5 होता है बॉन्ड ऑर्डर, ये आपको याद रखना है, ये दोनों बॉन्ड ऑर्डर से आपको रटने हैं, ठीक है, ये एज इट इज़ पूछा जाएगा। तो यही था लेक्चर में केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में। तो टोटल जितना भी टॉपिक आपको एग्जाम में पूछने जाने वाला है नीट के 2026 एग्ज़ाम में, इन्हीं टॉपिक से आएगा। तो आप इस वीडियो को बार बार रिवाइज़ करिए, ये होल रिवीजन था किसका, केमिकल बॉन्डिंग का। आप NCERT भी मत छोड़िएगा, ये लेक्चर ऐसा नहीं कि इसको करने के बाद पूरा चैप्टर आ गया, आप देख NCERT भी पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, NCERT की एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है, ठीक है, तो वो सब ज़रूर करिएगा। बाकी ये जो मोस्ट क्वेश्चन इसमें से ही आएंगे, इस वीडियो से ही इसी के आसपास आएंगे, ठीक है। अभी ये आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया है और अभी इसका वीडियो आपके लिए क्वेश्चंस लाए जाएंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड, तो इस वजह से चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर करिए वीडियो को जितना हो सके, ठीक है। थैंक यू।